नई क्लास में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इससे पहले हम लोगों ने PGBP कंप्लीट किया, विद प्रैक्टिस कंप्लीट किया। कल MCQ का MCQ की वीडियो, हाँ MCQ की वीडियो कल YouTube पर डाल दी थी। लाइव थे हम कल शाम को, काफी बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, दैट मीन्स मैं एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा हूं आप लोगों की तरफ। क्योंकि अगर आपके जवाब गलत आते तो मैं सोचता भैया पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई या आपके समझने में कमी रह गई, लेकिन अगर दोनों का तालमेल ठीक है, दैट मीन्स जो एंड रिजल्ट है वो परफेक्ट आ रहा है, तो उसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है साहब, आइए फटाफट TDS चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाम है TDS, बड़े छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से चैप्टर रह गए हैं आपके। अभी हम लोगों ने 1-1.5 घंटे की क्लास ली थी, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने ये क्लास हम ले चुके हैं, बट ड्यू टू सम पावर सर्किट हमारी वो क्लास ही करप्ट हो गई, इसलिए हमें ये क्लास दोबारा करनी पड़ी। नोटिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो नोटिंग आप वीडियो पॉज कर करके उतार लेना, क्योंकि मैं दोबारा नोटिंग नहीं करवाऊंगा, ये अभी मैंने नोटिंग करवाई थी, अभी आधे पौने 1 घंटे पहले ये नोटिंग है सारी की सारी। चलो कोई बात नहीं, आपकी नोटिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम है TDS। TDS देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। सब TDS आया क्यों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। TDS चैप्टर जो आया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शुरुआत इसलिए हुई, पहले क्या होता था, ऑफलाइन का जमाना होता था। मैंने आपको एक दिन और बतलाया था कि हमारे टाइम पर, दैट मींस 2013-14 के आसपास, हम लोग क्या करते थे, जो आप लोग आज के टाइम पर एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन फॉर्म कर फिल करते हो, पेमेंट की टका टक 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 पेमेंट हो गई जी, नेट बैंकिंग के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, स्कैन पे, ये पे वो पे, सबसे पेमेंट अलाउड है। बट हमारे टाइम पे क्या होता था, हम एक ड्राफ्ट बनवाते थे, आई थिंक 4500 का वो ड्राफ्ट बनता था। द सेक्रेटरी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम पर वो ड्राफ्ट लेते थे, फॉर्म लेते थे, फिल करते थे, उसको लेकर A4 साइज के लिफाफे में डालते थे, पेस्ट करते थे, जाकर ITO, दिल्ली में एक जगह है ITO, वहां पर जाकर उसको डिपॉजिट करवाते थे। लंबी लंबी लाइनें लगती थी बच्चों की लास्ट टाइम पर। तो आज के टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन पहले के टाइम पर सब कुछ ऑफलाइन था। सेम TDS के साथ हुआ, सेम TDS के साथ हुआ। लोग बाग इनकम कमाए, शेयर मार्केट से अगर इनकम कमाई, शो ही नहीं करते थे, क्योंकि बैंक, पैन, सब कुछ लिंक ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चल रहा। किसी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, कैपिटल गेन भरा ही नहीं, किसी ने कोई ट्रांजेक्शन कर दी, कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, हॉर्स रेस से पैसा जीत लिया, गैम्बलिंग में पैसा जीत लिया, ऑनलाइन गेमिंग तो खैर अब आए हैं, कोई और गेमिंग में पैसा जीत लिया, लॉटरी में पैसा आ गया, सट्टेबाजी में पैसा आ गया, किसी भी तरह की कोई भी इनकम, सैलरी है, मान लो 8-10 लाख सैलरी है, पैन कार्ड लिंक नहीं था, कोई शो ही नहीं कर रहा है, बैंक में आ रही है, आ गई। लेकिन आज के टाइम पर, ये उस टाइम की बात बता रहा हूं जब TDS का जन्म हुआ। जन्म क्यों हुआ था एक्चुअल में, फिर क्या हुआ, लोगों ने इनकम दिखानी, शो ही नहीं की, शो ही नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते। सरकार बोली यार ईना चोल ईना चोलबे, हमें काम करते हैं, जैसे ही इनकम निकलेगी वैसे ही हम टैक्स काट लेते हैं, वैसे ही हम आपसे टैक्स ले लेंगे। उन्होंने बोला ऐसा कैसे, उन्होंने बोला एक काम करो, जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है उसी पर लाइबिलिटी डाल दो, जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है उसकी जेब पर ही लाइबिलिटी डाल दो। दैट मींस पेयर की जेब पर ही लाइबिलिटी डाल दी उन्होंने, कि भाई देख एम्प्लॉयर, तू सैलरी दे रहा है, अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, एक काम कर, तू जब सैलरी दे तो उसमें से उसका टैक्स कैलकुलेट करना और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देना और बाकी की सैलरी उसको दे देना। और एग्जांपल लेते हैं, कोई खर्चा है, प्रोफेशनल फीस है, कोई और पेमेंट है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है, उस पर फिक्स परसेंटेज से TDS काटना। वो जितना भी TDS रेट हम आपको बताएंगे, 10%, 5%, वट केस में भी जितना भी हम बताएंगे, उतना तो गवर्नमेंट को दे देना, और जो बाकी बचे, वो बाकी पैसा बचे, दैट मान लो 1 लाख रुपए किसी को पे करने हैं, अब मुझे 1 लाख रुपए किसी को पे करने हैं, मैं क्या करूंगा, TDS रेट है उस पेमेंट पर 10% का, तो उसका 10% मैं काट के गवर्नमेंट को दे दूंगा और 90,000 उसको पेमेंट कर दूंगा, जिसको पेमेंट रिलीज कर ली थी। वो चिल्लाएगा, वो बोलेगा भैया मुझे तो 1 लाख रुपया मिलना था, आप मुझे 90,000, 90,000 क्यों दे रहे हो, 10,000 और दो। मैं बोलूंगा भाई मेरे ऊपर कानून ने शिकंजा कस रखा है, मेरी लाइबिलिटी है पेमेंट काटना, जाके सरकार से बात करो, ये कानून रहा, मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये जमा करा दिया।
वो बोलेगा भैया मुझे कोई प्रूफ दो, मैंने कहा ठीक है प्रूफ दे दूंगा, अपना पैन कार्ड लेकर आ, अपना पैन कार्ड लेकर आ, वो मुझे पैन कार्ड दे देगा, पैन कार्ड दिया, मैंने एक रिटर्न फाइल कर दी, सरकार के पास एक रिटर्न फाइल कर दी जिसने टीडीएस काटा कि जी फला फला नाम का व्यक्ति है, फला फला नाम का है, इतना अमाउंट है, मैंने इसको इतनी पेमेंट की, इस रेट पर टीडीएस काटा, सारा ब्यौरा मैंने सरकार को दे दिया रिटर्न फाइल में। सरकार उसको क्या करेगी, उस बंदे के जिसका वो टीडीएस कटा है उसके इनकम टैक्स पोर्टल पर शो कर देगी। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, पैन कार्ड भी नहीं होता था, पैन कार्ड भी नहीं होता था। अब पैन कार्ड भी नहीं होता था, दिक्कतें क्या आती थी, दिक्कतें ये आती थी कि मान लो किसी का नाम रामकिशन है, किसी का रामकिशोर है, किसी और बंदे का नाम भी रामकिशन हो सकता है, किसी और का नाम भी रामकिशोर हो सकता है, मिलते जुलते नाम, मिलता जुलता सब कुछ, बिना पैन कार्ड के। सोच के देखो, रिटर्न पहले जैसे आज के टाइम पर क्या करते हो आप लोग, फॉर्म भर देते हो, नाम से फॉर्म भर दिया, राशन कार्ड बन गया जी, नाम से बन गया, बिना किसी नंबर के। तो ऐसे ही पहले लोग अपने रिटर्न जमा करवा देते थे। दिक्कत कहाँ आई भैया, रामकिशन, इस रामकिशन का इसके नाम पर टीडीएस चढ़ गया, इस रामकिशोर का इसके नाम पर चढ़ गया, किसी का था ही नहीं, उसको भी क्रेडिट मिल रहा है, उसको भी टीडीएस मिल गया। तो बोले यार नहीं, दिक्कत आ गई। उन्होंने बोला सबको एक यूनिक नंबर दे देते, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, सबको एक पैन नंबर दे देते हैं। जब भी जो भी बंदा आपका टीडीएस काटेगा, जब भी जो भी बंदा आपका टीडीएस काटेगा, वो पैन कार्ड शो करेगा और उस पैन कार्ड के अगेंस्ट वो पेमेंट सरकार को कर दी जाएगी। वरना बहुत नाम मिलते जुलते हैं, किसी की पेमेंट किसी में, किसी की किसी में, किसी की किसी में, सबको एक यूनिक नंबर दिया गया, पैन कार्ड नंबर। उस पैन कार्ड के अगेंस्ट पेमेंट होगी, पैन कार्ड के अगेंस्ट पेमेंट होती रही। होता क्या है, डिडक्टर ने टीडीएस काटा डिडक्टी का, डिडक्टर ने टीडीएस काटा डिडक्टी का, डिडक्टर क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा अमाउंट और एक रिटर्न फाइल कर देगा, जी फला फला बंदों के मैंने काटे हैं पैसे, ये तो पैसे लो और ये पूरा ब्यौरा लो। दोनों काम कौन करेगा, जो टीडीएस काटेगा, एक्स्ट्रा लायबिलिटी। टीडीएस काट के ट्रेसेस की साइट पर अपलोड कर देगा, ये वेबसाइट है, ट्रेसेस की साइट पर अपलोड कर देगा। ट्रेसेस की साइट पर अपलोड करने के बाद, ट्रेसेस की साइट पर अपलोड करने के बाद, एक सेकंड का वेट करना जी, हाँ जी, ट्रेसेस की साइट है। ट्रेसेस का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको ट्रेसेस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। नाम इतना बड़ा है, ट्रेसेस की फुल फॉर्म है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम, ट्रेसेस की फुल फॉर्म है ये। कईयों को पता ही नहीं रहता ट्रेसेस वो होते, सर नाम है। ट्रेसेस की वेबसाइट पर ये रिटर्न फाइल करेगा, जी इस बंदे का मैंने इतना टीडीएस काटा है। जैसे ही ट्रेसेस की साइट पर ये डिटेल जाएगी ऑनलाइन, वैसे ही जो डिडक्टी है जिसका टीडीएस कटा है, उसका इनकम टैक्स पोर्टल पर, इसके इनकम टैक्स पोर्टल पर एक फॉर्म जनरेट होगा 26AS के नाम पर। उस 26AS में जिस बंदे ने इसका टीडीएस काटा, राम ने काटा, मोहन ने काटा, श्याम ने काटा, अरुण ने काटा, मोनिका ने काटा, जिसने भी काटा, सबका यहां पर टीडीएस शो हो जाएगा इसके 26AS में। दैट मींस इसने काटा, रिटर्न फाइल कर दी, इसके 26AS में शो हो जाएगा। इसके 26AS में जिसने काटा सबके नाम शो हो जाएंगे। और आपको इस चैप्टर में कटवाने वाला नहीं बनना है, काटने वाला बनना है। दैट मींस जब भी आप टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना आप कौन हो, काटने वाले टीडीएस। ठीक है, आप कौन हो, काटने वाले टीडीएस। आप टीडीएस काटोगे, सरकार के पास जमा कराओगे, जमा करा दिया, ट्रेसेस की साइट पर 26AS बन गया। दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। डिडक्टर, जब भी आपको कुछ भी नोटिंग करनी है, वीडियो पॉज करना, उतार लेना, मैं समझाता हुआ चलता चलूंगा मेरे दोस्त। डिडक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिडक्ट पेई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था आर, जिसके लास्ट में आ गया आर, दैट मींस वो काम कर रहा है। पेई, जिसके नाम में पीछे आ गया डबल ई, उसका हो रहा है। डिडक्टर, पेयर, पेयर भी बोल सकते हैं इसको, पेयर डिडक्टर, इसको पेई डिडक्टी भी बोल सकते हैं, जिसका कट रहा है, जो काट रहा है, डिडक्टर। ठीक है, डिडक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब? डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर इस पेई का टीडीएस काटा है वो सरकार को जमा कराएगा, सरकार को जमा कराएगा। दूसरा, जो जमा कराया उसका ब्यौरा देगा, दैट मींस रिटर्न फाइल करेगा। फिर अब ये इसका टीडीएस कटेगा पेई का, तो ये टीडीएस कहेगा ना यार मुझे कोई प्रूफ तो दे, तूने टीडीएस काट लिया, जमा करा दिया, मुझे क्या पता, मेरे 26AS में नहीं आया, कोई क्लैरिकल एरर हो गया, बाई चांस मान लो साइट में कोई एरर हो गया, मेरे 26AS में अपलोड नहीं हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा तूने मेरा टीडीएस जमा कराया नहीं कराया?
ये इसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करके देगा। तीन काम करेगा। क्या करेगा? टीडीएस सरकार के पास जमा कराएगा, सरकार को रिटर्न फाइल करेगा, और जिसका टीडीएस काटा उसको एक सर्टिफिकेट देगा, हाँ भाई मैंने तेरा इतनी अमाउंट पर, इतने परसेंट पर, इस सेक्शन में टीडीएस काटा है, ये मैंने तेरे को पेमेंट की। और 10 नंबर ऑब्टेन करेगा। सर ये 10 नंबर क्या होता है? जैसे होता है पेन नंबर, जैसे होता है पेन नंबर, जिसका कट रहा है, जिसका कट रहा है टीडीएस की बात कर रहा हूं, जिसका कट रहा है टीडीएस, उसके लिए होता है पेन नंबर, और जो काट रहा है उसके पास होता है 10 नंबर। बात समझ में आई? आगे चल, तो जो टीडीएस काटेंगे उनके पास क्या होगा? 10 नंबर। अब पेई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिसका कट रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई चुपचाप जो भी तेरा टीडीएस काटेगा उसको एक तो पैन कार्ड दे दे अपना। अगर तूने अपना पैन कार्ड नहीं दिया तो वो सामने वाला किसके यहां तेरी अमाउंट चढ़ाएगा? वो कैसे बताएगा सरकार को कि मैंने इसका टीडीएस काटा है? पता ही नहीं चलेगा। तो तू सबसे पहले अपना पैन कार्ड दे। दूसरा, अपनी पूरी की पूरी इनकम शो कर। बरोबर? कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? बड़ी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी। हाँ, फ्रेंडली बिहेवियर। चलो, उसके बाद आया सेक्शन 206AA। उसके बाद आया सेक्शन 206AA। एक सेकंड जी, वेट ए मोमेंट। चलिए, टीडीएस में जब भी आपकी लायबिलिटी बनेगी, टीडीएस में ये सबसे पहली स्लाइड थी, इससे पहली स्लाइड थी ये वाली सबसे पहले। टीडीएस में जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, देखिए टीडीएस होता क्या है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है एक तरह का एडवांस टैक्स। बेशक लिख लो टॉप में, अगर कोई पूछे ना, इट्स जस्ट लाइक ए एडवांस टैक्स। किसी चीज को देखने का नजरिया है। कोई सुनेगा ना तुमसे, अगर इंटरव्यू में गए, वो पूछेगा टीडीएस क्या होता है, सर इट्स जस्ट लाइक एडवांस टैक्स, उसके सिर चकरा जाएगा, कहेगा यार ये क्या बोल दिया बंदे ने। क्यों? बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। टीडीएस है क्या? जैसे ही इनकम निकली वैसे ही आपने टैक्स काट लिया। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जहां से इनकम का सोर्स है वहीं पर टैक्स डिडक्ट कर लो। जहां से इनकम का सोर्स है वहीं पर टैक्स डिडक्ट कर लो। गंगा जमुना सरस्वती निकलती कहां से? सर हिमालय से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। तो उसका सोर्स क्या है? सर पहाड़ है, हिमालय है, वहीं पर बांध लगा दो, रोक लगा दो। इनकम टैक्स ने भी वही किया। जहां से पेमेंट निकली उसी की लायबिलिटी डाल दो कि भाई तू इतना अमाउंट इस बंदे का रख ले अपने पास और मेरे पास जमा करा दे। चलो, जिसका टीडीएस कटा उसकी निकालो सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी, कि भैया इसकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनी थी। ये माइनस कर देगा, भैया इसने ऑलरेडी टीडीएस कटवा रखा है, एडवांस टैक्स भी दे रखा होगा, कोई रिलीफ मिलती होगी 89 वगैरह की, वो भी दे रखी होगी, और एएमटी का क्रेडिट होगा वो भी माइनस करवा देंगे। बाकी क्या क्या बच सकता है इस टैक्स लायबिलिटी में से? ये चारों चीज माइनस होने के बाद क्या क्या बच सकता है? देखिए, अगर फिगर आई पॉजिटिव, दैट मींस आपको और टैक्स देना है अभी सरकार को, तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे देंगे। तो आप कौन सा टैक्स दे देंगे? सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे देंगे। अगर फिगर आई 0, दैट मींस आपको कुछ नहीं करना, जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती थी कुछ टीडीएस में पे कर दिया, कुछ एडवांस टैक्स में पे कर दिया। और अगर फिगर आई नेगेटिव, दैट मींस आप रिफंड क्लेम करेंगे, आपने एक्सेस टैक्स कटवा लिया है या एडवांस टैक्स पे कर दिया है। ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, टैक्स तो सरकार आपसे तभी ले लेती जैसे जीएसटी में लेती है। सब क्या सोचते हैं, अरे इनकम टैक्स में ना टैक्स हमेशा साल खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तब भरते हैं। ना 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 ना, ये नॉर्मल थिंकिंग है। मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी ये है, हकीकत ये है सर। क्या हकीकत है? कि टैक्स आपका इनकम टैक्स में भी हैंड टू हैंड लिया जाता है। जैसे जीएसटी में माल बिकता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, टैक्स तुरंत लिया जाता है, इसमें भी तुरंत लिया जाता है। कैसे? अगर आप टीडीएस के दायरे में आ गए, आपसे तुरंत टैक्स ले लिया जाएगा। बचा खुचा आप एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करते हैं। क्या बचता है? चिंदी चोरी बचती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ना के बराबर बचता। कुछ बचा तो वो भरवा दो। एक तरह से टैक्स आपसे पहले ही ले लिया गया। इनडायरेक्टली घुमा के बात कही गई। डायरेक्टली नहीं बोला सरकार ने कि भाई तुरंत हमें पैसा दो, इनडायरेक्टली आपसे टुकड़ों में पैसा लिया गया है। यस और नो?
यस और नो बोलिए। हाँ जी, आगे चल सकते हैं सर, बिल्कुल चल सकते हैं। सेक्शन 206 डबल ए, इससे पहले एक सेक्शन आता है 203, 203 ए। 203 ए क्या कहता है? 203 ए ये कहता है, भाई साहब सुनो मेरी बात, 203 लास्ट पेज चले जाओ, एकदम चैप्टर का लास्ट पेज, लास्ट पेज दिस वन। कॉमन नंबर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। सर ये टीसीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड सोर्स। मान लिया आप जब भी किसी को पेमेंट करोगे आप टीडीएस काट लोगे, सरकार को जमा करा दोगे, बैलेंस पेमेंट उसको दे दोगे, ये टीडीएस हो गया। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जब आप किसी को कोई माल बेचते हो, जब आप किसी को कोई माल बेचते हो उससे पैसे लोगे, उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेना, कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें जब आप टीडीएस में जब आप दोगे तो कुछ पैसे रख लेना, टीसीएस में जब आप कुछ पेमेंट लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको रिकवर करनी है। टीसीएस जब पढ़ेंगे तब उसका डिस्कशन करेंगे। दोनों भाई बहन जुड़वा है, भाई बहन लगा लो, भाई भाई लगा लो, दोनों बहनें लगा लो, कुछ भी लगा लो, हम शक्ल है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो मैं समझा दूंगा जब टीसीएस करवाऊंगा। अभी मैं टीडीएस पढ़ा रहा हूं तो टीडीएस पर नजर रखते हैं। हाँ जी, 203A क्या कहता है? 203 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज डिडक्टर, हर वो बंदा जो टीडीएस काट रहा है उसके पास 10 नंबर होना जरूरी है। 10 नंबर, 10 10 10 पेन, 10 10 TAN, 10 नंबर। हाँ जी, तो दोनों का एक ही 10 से काम चल जाएगा, एक ही नंबर 10 नंबर से, टीडीएस का भी और टीसीएस का भी, दोनों का एक ही 10 नंबर से काम चल जाएगा, टीडीएस का भी और टीसीएस का भी। बात समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई सर। चलिए, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स should apply to AO, assessing officer, for allotment a tax deduction and collection account number 10 number. Such application need to be made within 1 month from the end of the month in which tax was deducted at source for the first time. जब आप फर्स्ट टाइम किसी का टैक्स काट रहे हैं, आप उसी टाइम जब भी आपकी लायबिलिटी बनती है काटने की, उसके 1 महीने के अंदर अंदर एओ को अप्लाई कर देना। एओ आपको एक 10 नंबर दे देगा, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। इन सेक्शन में अगर आपके पास 10 नंबर ना हुआ तो भी टीडीएस कटेगा। मतलब इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजन में अगर आपको किसी का टीडीएस काटना है तो आपके पास 10 नंबर होना जरूरी है, तभी आप टीडीएस काट सकते हैं। बट ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिनमें 10 नंबर के बिना भी टीडीएस काटा जा सकता है। क्यों? जैसे 194 आईए, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, डेली तो नहीं परचेज करते, नो सर। 10 नंबर उनके पास होता है जिनका डेली का काम होता है, बिजनेस में 10 नंबर वहां पर आता है। अब इंडिविजुअल को 10 नंबर देकर करेंगे क्या? 194 IB पर्सनल रेंट, एक एक करके सारे सेक्शन पढ़ेंगे, रिस्पेक्टिव सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। 194 O ECO, 194 Q टीडीएस ऑन परचेज, 194 M पर्सनल पेमेंट। इसी के नीचे लिख लेना, इसी के नीचे लिख लेना ये वाली बात। बात समझ आई कि नहीं आई? 203 कैपिटल ए कहता है कि हर पर्सन के पास 10 नंबर होना चाहिए जो टीडीएस काट रहा है या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कर रहा है। बात समझ आई? जी सर। अगला सेक्शन है मेरा 206AA। छोटे छोटे सेक्शन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये मत सोचना सर जी सेक्शन के बाद सेक्शन करवाए जा रहे हो, छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू से सेक्शन। 206AA, डिडक्टिव मस्ट प्रोवाइड 10 नंबर, जो जिसका भी टीडीएस कट रहा है, डिडक्टिव, पेई, व्हाटएवर कॉल्ड में भी, उसको 10 नंबर देना जरूरी है। किसको? जो टीडीएस काट रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तभी तो पता चलेगा भाई तेरा क्या नाम है, कितने पर मैं तुझे टीडीएस दूं ना दूं, किस अमाउंट पर दूं, सरकार को बताना पड़ेगा, तब जाकर उसका ये टीडीएस पेन नंबर देना कंपलसरी है। अगर वो पेन नंबर नहीं देता है तो उस केस में उस पर जो भी
रेट होगा इन तीनों में से वो हायर चार्ज होगा। मान लो रेट इन एक्ट है 10%, सरकार कह रही थी कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा था कि भैया आपको 10% पर टीडीएस काटना है। वो बोला मैं पैन कार्ड नहीं दूंगा, काट लो टीडीएस जो काटना, कोई बात नहीं। रेट इन एक्ट कितना है 10%। रेट इन फोर्स, इन फोर्स का मतलब है कई बार बीच में सरकार कुछ सेक्शन के लिए रेट अलग दे देती है। जैसे कोरोना के टाइम पर 2-3 सेक्शन टीडीएस के ऐसे हुए कि भैया उन पर रेट टीडीएस के अलग दे दिए, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, ताकि ब्लैक मनी इनफ्लो ना वो ना करे, सर्कल में ना घूमे। तो उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर रेट क्या इन्होंने सरकार ने दे रखा है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और 20% विच एवर इज हायर, मान लो यहाँ पर एक्ट में है 10% और यहाँ पर है 20%, तो तीनों में हायर कौन है सर 20%। दैट मीन्स आपसे हायर अमाउंट से टीडीएस चार्ज किया जाएगा अगर आप पेन नंबर नहीं दोगे सामने वाले को। ये कहता है 206AA। उतारो फटाफट वीडियो पॉज करके। उसके बाद सेक्शन आता है मेरा 206AB। 206AB क्या कहता है कि पेयर विल डिडक्ट टीडीएस, आपको टीडीएस हायर रेट पर चार्ज करना है अगर पेई ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की। तो पेई ने, इफ पेई डजंट फाइल आईटीआर फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देन पेयर शैल डिडक्ट टीडीएस ऑन द फॉलोइंग मैनर। तो पेयर को, डिडक्टर को टैक्स काटना पड़ेगा ट्वाइस द रेट इन एक्ट। एक्ट में अगर 10% है तो उसका ट्वाइस कर लो 20%। रेट इन फोर्स, अगर रेट इन फोर्स 20% चल रहा है उसका ट्वाइस कर लो 40% और 5%। तीनों में जो भी हायर होगा उस रेट पर टीडीएस काटना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? पहला सेक्शन 206AA क्या कहता है? 206AA क्या कहता है? 206AA कहता है भैया पेई डिडक्टी अपना पैन कार्ड नंबर पेयर को, डिडक्टर को दे देना, नहीं तो तुम्हारा हायर रेट पर हम टीडीएस चार्ज करेंगे। 206AB क्या कहता है? भैया अपनी रिटर्न हर साल भरते रहना, अगर तुमने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की रिटर्न नहीं भरी इमीडिएटली तो आपसे क्या लिया जाएगा? हायर रेट पर टीडीएस चार्ज किया जाएगा। बट इस सेक्शन की एक्सेप्शन है, इस सेक्शन की एक्सेप्शन ये है, हाउएवर सच सेक्शन मतलब 206AB, 206AB जो रिटर्न फाइल वाला है वो नहीं लगेगा इन सेक्शन पर 192 सैलरी, ईपीएफ, कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, रेंटल पेमेंट, ट्रस्ट, पर्सनल पेमेंट और कैश विड्रॉल। नोट डाउन कर लो इसको। मैं पूरे के पूरे दोनों के दोनों सेक्शन दिखा देता हूं एक बार, दोनों सेक्शन नोट डाउन कीजिए। बड़े सिंपल, बड़े प्यारे से। ठीक है जी, ठीक है सर। एक अगला पॉइंट ये कहता है अगर ये दोनों सेक्शन एक साथ लग जाए तो मतलब पेई अपना पैन कार्ड भी ना दे और उसने रिटर्न भी फाइल ना की, बिल्कुल बेशरम पेई है, बिल्कुल बेशरम डिडक्टी है, ना रिटर्न फाइल करता है कभी भी, ना पैन कार्ड देता है। दोनों सेक्शन अगर लग जाए तो दोनों सेक्शन में जो भी हायर रेट लगेगा उस रेट पर टीडीएस चार्ज होगा। दोनों सेक्शन में जो भी हायर रेट लगेगा उस रेट पर टीडीएस चार्ज होगा। फटाफट उतारो एक बार, फटाफट उतारो। हाँ जी, क्या खटपट चल रही है भैया? कुछ तो खटपट चल रही है। ठीक है, उतार लिया। यस सर। चलिए, ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न, जो भी आप ड्यू डेट्स हैं वो कब कब रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब
मतलब ये कि आप रिटर्न कब फाइल करेंगे और टैक्स कब जमा कराएंगे सरकार के पास। आपने डिडक्टर डिडक्टी डिडक्टर डिडक्टी और पेयर पे, ठीक है। तो डिडक्टर के केस में, पेयर के केस में आप क्या कर रहे हो, आपने टीडीएस काट लिया भैया, आपने काट लिया अपने पास रख लिया। अगर आपने काट कर अपने पास रख लिया तो पीजीबीपी में याद है डिसअलाउंस थी, रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो 30% और नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो 100% की डिसअलाउंस थी। यस सर याद है। तो अब आपने वो टीडीएस काट लिया, लेकिन वो टीडीएस काट के अपने पास नहीं रखना है, भूल नहीं जाना है, उस पैसे को यूज मत कर लेना, कहीं सट्टे बाजारी में लगा दो, कहीं ऑनलाइन गेमिंग में वो पैसा लगा दो और डुबो दो। नो, सरकार का पैसा है, चुपचाप सरकार को दो। बोला कब तक दूं, बोला बात सुन, अप्रैल से लेके फरवरी तक, फाइनेंशियल ईयर कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, अप्रैल से लेके फरवरी तक वो जमा करा देना, उससे अगले महीने की 7 तारीख को। दैट मींस अगर अप्रैल में टीडीएस काटा तो मई महीने की, मई मंथ की 7th तक उसको जमा करा देना। टीडीएस काटा नवंबर में तो 7 दिसंबर तक उसको जमा करा देना। टीडीएस काटा फेब में तो 7 मार्च तक उसको जमा करा देना। लेकिन मार्च महीने का टीडीएस, क्योंकि मार्च महीना होता है साहब एंडिंग का मंथ, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग क्लोज हो रही होती है, सबके खाते मैच करने होते हैं, सब कुछ मैच करना होता है। तो उस केस में उन्होंने मार्च का 7 अप्रैल नहीं बोला, उसको बोला 30 अप्रैल तक जमा करा देना। दैट इज पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट। अगर आप अप्रैल से लेकर फरवरी तक करवा रहे हो, अप्रैल से लेकर फरवरी तक करवा रहे हो तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर देना। और अगर मार्च महीने का है तो 30 अप्रैल तक जरूर 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 जमा करवा देना। दैट इज सेक्शन 200 ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न, पेमेंट ऑफ टीडीएस देख रहे हैं। उसमें देखिए आप कहां जमा कराएंगे साहब, आप एनएसडीएल की एक वेबसाइट है, आप उस पर जमा करा सकते हैं, या आप बैंक में जाकर भी टीडीएस जमा करा सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया टीडीएस कैसे जमा होगा, कब तक जमा होगा, कहां पर जमा होगा, अब तो खुद ही कर सकते हो टीडीएस का काम। यस सर। चलिए अब टीडीएस जमा करा दिया, उसका साथ में रिटर्न भी तो फाइल करनी है, रिटर्न ऑफ टीडीएस या स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस। हाँ जी सर वो फाइल करनी है। तो देखिए अलग अलग एसएससीज के लिए अलग अलग इन्होंने टाइम लिमिट बताई, अलग अलग एसएससीज के लिए अलग अलग टाइम लिमिट बताई। फॉर्म 24Q ये रिटर्न है टीडीएस की, इसका नाम है फॉर्म 24Q। फॉर्म 24Q सैलरीड पर्सन के लिए है, मतलब अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं और मैं टीडीएस काट रहा हूं, तो मैं सरकार को फॉर्म 24Q में डिटेल भेजूंगा कि मैंने किस एम्प्लॉय का कितना टीडीएस काटा है, किस एम्प्लॉय का कितना टीडीएस काटा है। यस और नो? बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए। कि आप अगर एम्प्लॉयर हैं, अगर आप कौन हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो आप 24Q में सैलरी में ये फॉर्म भरेंगे सरकार के पास। कब भरेंगे? एनुअली भरेंगे, साल में एक बार एम्प्लॉयर के थ्रू जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26Q अदर देन सैलरी सब कुछ आ जाएगा, अदर देन सैलरी सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको पेमेंट कर दी है तो आप इसकी रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली कैसे फाइल करेंगे? क्वार्टर कब से कब तक होता है? अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च का फोर्थ क्वार्टर। ये ऐसे फोर्थ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, 3-3 महीने के। तो क्वार्टर 1 खत्म कब हुआ? 30 जून को, आप उसको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दो। क्वार्टर सेकंड खत्म कब हुआ? सितंबर तक, अक्टूबर 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर दो। क्वार्टर 3 खत्म कब हुआ? 31 दिसंबर पर, तो 31 जनवरी तक। और लास्ट क्वार्टर मार्च का था, तो 30 अप्रैल नहीं बोला इन्होंने, बोला 31 मई तक, मतलब एंडिंग का क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर है साल का, बुक्स वगैरह क्लोज होगी, तो आपको टाइम पीरियड इन्होंने एक्स्ट्रा अलाउड किया। यहां पर होना चाहिए था एक्चुअल में तो 30 अप्रैल, लेकिन उन्होंने बोला मई में करेंगे। उतारिए, उतारिए फटाफट। अगर आप उतार रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन।
दो और हैं फॉर्म, अभी दो फॉर्म और हैं अभी, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। 27Q पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, 27Q लगा लेना है इसमें। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट, जब जब आप पेमेंट करेंगे तब तब आप ये फॉर्म भरेंगे। और 26QB इमूवेबल प्रॉपर्टी इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के डील करेंगे 26QB में आप ये जमा करा देंगे अपना ब्यौरा रिटर्न। कंप्लीट कंप्लीट। बोलिए, उतार लीजिए, आराम से उतार लीजिए अगर उतारना है तो आपको। चलें, चलिए। अगर किसी केस में जीएसटी एंड टीडीएस एक साथ आ जाए, अगर किसी केस में जीएसटी एंड टीडीएस एक साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर किसी भी केस में जीएसटी एंड टीडीएस एक साथ आ गया, अगर जीएसटी सेपरेटली शो कर रखा है उस इनवॉइस में, अगर जीएसटी सेपरेटली शो कर रखा उस इनवॉइस में तो अलग मैटर है, और जीएसटी सेपरेटली शो नहीं कर रखा है उस इनवॉइस में तो अलग मैटर। ये देखिए यहां पर लाइट चली गई थी, बीच में लिखवाते लिखवाते लाइट नहीं गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से अचानक से वो क्लास ही करप्ट हो गई। पावर कट था कि इन्वर्टर तो चल पड़ा था, आई डोंट नो। चलिए, चलिए जी। जीएसटी सेपरेटली शोन इनवॉइस, जीएसटी नॉट सेपरेटली शो इन इनवॉइस। अगर जीएसटी सेपरेटली शो कर रखा है इनवॉइस में, अगर जीएसटी सेपरेटली शो कर रखा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी पर टीडीएस मत लगाना। टीडीएस ऑन वैल्यू ऑफ excluding GST, TDS on value of excluding GST, GST not separately shown in invoice, GST not separately shown in invoice। अगर नहीं दिखा रखा तो फिर सारे फिगर पर लगा दो TDS on whole amount, TDS on whole अमाउंट, आप सारी की सारी अमाउंट पर टीडीएस लगा देंगे, आप सारी की सारी अमाउंट पर टीडीएस काट लेंगे। बोलिए, जीएसटी और टीडीएस, कभी भी टीडीएस जीएसटी पर टैक्स ऑन टैक्स थोड़ी चार्ज किया जाएगा यार, टैक्स ऑन टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, इसलिए इनवॉइस हमेशा ऐसे बनाओ, अब जीएसटी उसमें अलग दिखाओ, तो हमेशा एक्सक्लूडिंग फिगर पर जीएसटी दिखाया जाएगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? चल सकते हैं? चलिए,
सरचार्ज एंड हायर एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरचार्ज एंड HEC, सरचार्ज एंड HEC, क्या TDS का जो रेट होता है उसमें इंक्लूड करके चलते हैं? सर ये बात तो हमने आज तक नहीं पढ़ी सर, पता नहीं फिर आपने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कई बच्चे कहते हैं मेरे को जब भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कर, सर ये तो हमें पता ही नहीं था, हम तो सीधा TDS का रेट बोल रखा है 10%, सीधा 10% लगा देते थे। अच्छा आओ, सरचार्ज एंड HEC, सरचार्ज एंड HEC, सरचार्ज एंड HEC, सरचार्ज एंड HEC। देखिए सरचार्ज तब ही चार्ज होगा, सरचार्ज केवल दो केस में चार्ज होता है, एक अगर आप सैलरी पर TDS काट रहे हैं, दूसरा अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा सरचार्ज कभी चार्ज नहीं होता। बोलो, HEC तो सरचार्ज के साथ में है, और थोड़ी लिखा है, एंड लिखा है, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और समझ जाएंगे इस बात को कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को और अगर आप पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करोगे तो दो केस निकल कर आते हैं, एक सैलरी के लिए TDS का पेमेंट कर रहे हो, एक अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी। तो अदर देन सैलरी वाले केस में नो सरचार्ज, नो HEC, नो सरचार्ज, नो HEC, नो सरचार्ज, नो HEC। और सैलरी के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में अप्लाई सरचार्ज, अप्लाई सरचार्ज इफ एनी एंड HEC मैंडेटरी, एंड HEC मैंडेटरी। सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में आपको सरचार्ज लगाना है, अगर लगा तो। सरचार्ज कब लगता है सर? 50 लाख से ज्यादा तो तभी लगाएंगे। एंड HEC हर केस में लगाना है, मैंडेटरी। रेजिडेंट के केस में अगर आप अदर देन सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, अदर देन सैलरी की पेमेंट कर रहे हो तो नो सरचार्ज, नो HEC। लेकिन अगर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो तो फिर ये सेम अप्लाई हो जाएगा, ये सेम अप्लाई हो जाएगा, ये सेम अप्लाई हो जाएगा। फटाफट डायग्राम उतारो, फटाफट डायग्राम उतारो। अब हम ऑफिशियली अपना ये चैप्टर शुरू करेंगे, अब हम ऑफिशियली अपना ये चैप्टर शुरू करेंगे। आज पता है क्लास करप्ट होने के बाद डर लगता है कहीं फिर से करप्ट ना हो जाए। अभी तो क्लास रिकॉर्ड की है, तीसरी बार रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं है। एक ही चीज को दिन में 3 बार, वो भी एक एक 1.5 घंटा, इना चोल में। अब पहले वाली, इससे पहले क्या था कि नोट डाउन भी किया था, तो उसमें टाइम लगता है, नोट डाउन में टाइम काफी सेव हो जाता है। चले चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, प्यार की प्यारी प्यारी बाहों में, कहीं हम खो न जाए। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेक्शन के नोट शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। TDS हो सकता है आपको आज तक टफ लगा हो, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली आपको टफ नहीं लगना चाहिए। आइए देखिए, सेक्शन नंबर 'कॉमन पॉइंट इन 194C
194 सी, 194 एच, 194 आई, 194 जे, 194 ए और 194 आर। ये जब जब आप सेक्शन अप्लाई करेंगे आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। 194 सी हाई जार, एच आई हाई, जे ए आर जार। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। कुछ चंडीगढ़ करे आशिकी। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है इन सेक्शंस में? इन सेक्शन में जो डिडक्टर है उसको एक अलग डेफिनेशन के साथ बुलाया गया है। डिडक्टर या फिर कहूं पेयर, वो कौन होगा? वो होगा स्पेसिफाइड पर्सन। और इसका मतलब है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में फुलफिल टू कंडीशन, दो कंडीशन इनको फुलफिल करनी है। कंडीशन नंबर 1, टर्नओवर है वो आपकी, वो एक्सीड करेगी 1 CR और ग्रॉस रिसिप्ट है आपकी वो मस्ट एक्सीड करेगी कितने से? 50 लाख इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हाँ जी, टर्नओवर है आपकी वो एक्सीड करेगी 1 CR और प्रोफेशनल के केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो एक्सीड करेगी 50 लाख से, तभी आप डिडक्टर या पेयर बन पाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है उसको टीडीएस इन सेक्शन में तभी काटना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है उस बंदे को इन सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब उसकी पिछले साल में टैक्स ऑडिट हुई हो। दैट मीन्स टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड की हो या ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से एक्सीड की हो। एंड दूसरा तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा, पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इन प्रीवियस ईयर। पेमेंट एक्सीड मतलब हर सेक्शन की एक लिमिट होती है कि 1 लाख के बाद टीडीएस काटना है, 30,000 के बाद टीडीएस काटना है, 5,000 के बाद टीडीएस काटना है। तो वो लिमिट अगर एक्सीड होती तो ही, ये तो ऑब्वियसली बात है, इसको तो ना भी लिखेंगे तो भी पता ही रहेगा, इसको तो ना भी लिखेंगे तो भी पता ही रहेगा। उतार लिया कॉमन पॉइंट्स इस सेक्शन में, बड़े सिंपल सी भाषा में आपको मैंने समझाया, बहुत सिंपल, बहुत प्यारी। अब एक एक करके एक एक सेक्शन के साथ डील करते चलेंगे। पहले 194 सी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर आर। काफी बड़े सेक्शन है इसमें, 194 सी बड़ा है, 194 जे बड़ा है। चले
चलिए 194C, सबसे पहले बात करते हैं कौन से सेक्शन की, 194C के बारे में। 194C का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और आपको उसको पेमेंट करनी है। मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ये किसके प्रोस्पेक्टिव से, काटने वाले के प्रोस्पेक्टिव से, टीडीएस, काटने वाले के प्रोस्पेक्टिव से, कटने वाले के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, टीडीएस कटने वाले के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। ठीक, आपको किसी को पेमेंट करनी है, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपका किसी के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट है, आपका किसी के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन तीनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सब कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों में सेक्शन लग जाएगा 194C कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं जनाब, तो पेमेंट अगर इतनी इतनी अमाउंट से एक्सीड करती है, मतलब अगर कोई भी पेमेंट आप कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, और सिंगल पेमेंट पूरे साल में 30,000 से एक्सीड कर गई, तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। और अगर एग्रीगेट पेमेंट मान लो 10,000 की पेमेंट हो रही है, 10,000 सारी मिला के 1 लाख से ऊपर हो गई, तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 1% एंड 2%। सर मतलब 1% और 2%, या तो आप 1% पर काटेंगे या 2% पर काटेंगे। सर कैसे पता चलेगा, डिपेंड्स सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला इंडिविजुअल है, पेई है, तो उस केस में टीडीएस काट लो सिर्फ 1% पर, क्योंकि अगले को स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। और अगर सामने वाला एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एचएफ, तो उस केस में जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2% पर, 2% पर। बोलिए, आइए देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर जेके, इट्स मी। पेड टू संदीप, पेड टू संदीप अमाउंट 55,000। जेके ने संदीप को पेमेंट की। मुझे बताइए क्या टीडीएस कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। सर सिंगल पेमेंट अगर 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं सर? हाँ सर, इंडिविजुअल की मैं सबसे पहले, डिडक्टर की मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि वो इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है। सर डिडक्टर मेरा इंडिविजुअल है, दैट मींस इसकी पिछले साल में मुझे सर सेल पता होनी चाहिए, तब जाकर मैं इस फिगर पर आ सकता हूं। सीधा जंप मत करना कि कॉन्ट्रैक्ट है भैया इनका तो, और आप 30,000 से अबाव पेमेंट है, सीधा काट दो 1%, क्योंकि संदीप क्या है, इंडिविजुअल। नो, आपको सबसे पहले मिस्टर जेके की पिछले साल की टर्नओवर पता होनी चाहिए। टर्नओवर for preceding previous year is 48 लाख। बोलिए 48 लाख। तो क्या मिस्टर जेके के पास पावर है टीडीएस काटने की, डिडक्टर बनने की, पेयर बनने की? नो, क्योंकि आपका प्रोफेशनल होता तो 50 लाख से ऊपर, और अगर बिजनेस होता तो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होनी आवश्यक है। तो इस केस में देयर विल बी नो टीडीएस
because turnover is less than 1 CR of Mr. JK हाँ जी, बात समझ आई सर? कुछ कुछ तो आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी थोड़ी आई है, थोड़ी देर में और आएगी, आएगी जरूर मेरे दोस्त। चलिए आओ जरा सेक्शन पर आओ, बुक खोल लो। अब फटाफट बुक की तरफ मूव करेंगे, बुक की तरफ मूव करेंगे। आइए आइए, आपका इंतजार है। इस चैप्टर के ऊपर हेडिंग ली हुई टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मान के चलना। आइए आपका, ये सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं आपको। रिटर्न फाइलिंग, आई टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट्स बता रहा है। वन 194C आइए इसको काट देना। काटने के नाम पर ना तुम लोग इतने खुश होते हो कि सर सारी बुक कटवा दो। अदर एसएससी ऑल if payment exceed prescribed limit, अगर पेमेंट एक्सीड कर गई प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से तो चलिए डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर कौन होगा? इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीओआई इफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी, ए या बी इज डन इन द लास्ट प्रीवियस ईयर, वही टर्नओवर वाला केस। अदर केसेस में अगर एसएससी की जो अमाउंट पेमेंट है वो एक्सीड कर गई प्रेस्क्राइब्ड लिमिट की, रेट ऑफ टीडीएस इफ पेड टू इंडिविजुअल तो आप 1% पर टीडीएस काटेंगे, अदर देन इंडिविजुअल तो आप 2% पर टीडीएस काटेंगे। टीडीएस कब काटेंगे? अगर सिंगल पेमेंट हुई 30,000 पर, ये देखिए अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हैं 30,000 या उससे ज़्यादा और एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा, ये नेगेटिव है, नो टीडीएस। अगर 30,000 से नीचे रही तो और 1 लाख से नीचे रही तो। लेकिन टीडीएस कटेगा कब? अगर 30,000 से ऊपर चली गई और 1 लाख से ऊपर चलेगी। सिंगल पेमेंट होगी तो 30,000 चेक करेंगे, मल्टीपल पेमेंट्स होगी तो 1 लाख की फिगर चेक करेंगे, 1 लाख की फिगर चेक करेंगे। बोलिए बात समझ आई कि नहीं आई? सर थोड़ी थोड़ी तो समझ आ गई, और भी आ जाएगी, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आओ, टैक्स शुड बी डिडक्टेड ऑन, आप किस अमाउंट पर टैक्स काटेंगे हमेशा ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल। अगर इनवॉइस में
मटेरियल की वैल्यू अलग से दी गई तो मटेरियल पर टीडीएस नहीं काटना है, केवल जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है सिर्फ उसी पर टीडीएस काटना। वो क्वेश्चन में कई बार आपको देता है मटेरियल इतने का सर्विस इतने की, तो मटेरियल को भूल जाना। होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑब्वियसली अगर सेपरेटली नहीं शो करोगे तो भाई मेरी भी मजबूरियां हैं, फिर मैं पूरे पर ही टीडीएस काटूंगा। आप किस के लिए टीडीएस काटोगे, नेचर ऑफ पेमेंट कौन कौन सी, आप किस किस पेमेंट पर टीडीएस काटोगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई फॉर लेबर, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैटरिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, मैन्युफैक्चरिंग। एक एक करके दोबारा देखेंगे, एक एक करके दोबारा देखेंगे। आप कब कौन सी पेमेंट कर रहे हो तब ही टीडीएस कटेगा। आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो इंक्लूडिंग सप्लाई फॉर लेबर, नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लेबर की सप्लाई कर रहे हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप लेबर की सप्लाई कर रहे हो इंक्लूडिंग लेबर ऑफ सप्लाई, तो आप टीडीएस काटोगे। आप एडवर्टाइजमेंट की कोई पेमेंट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो पेमेंट कर रहे हो। आप ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग की पेमेंट कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग में की पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे। इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामर्स, कैटरिंग सर्विसेज की, शादी ब्याह है, फंक्शन है, ऑफिस का कोई फंक्शन है, उसमें कैटरिंग सर्विसेज आपने ली है, या फिर डेली बेसिस पर आपके यहाँ पेंट्री में जो लड़के रहते हैं वो कैटरर के हैं, कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, अगर आप गुड्स की या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में भी टीडीएस कटेगा, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड रेलवे नहीं होना चाहिए। Manufacturing or supplying a product according to as per the requirement or specification of customer using material purchased from customer। मैन्युफैक्चरिंग और, देखिए मैं अभी एग्जांपल दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल्स परचेज्ड फ्रॉम द कस्टमर, परचेज्ड फ्रॉम द कस्टमर। देखिए दोबारा बताता हूं, मैंने ना एक टी शर्ट बनवाई थी विस्टा प्रिंट से, विस्टा प्रिंट से एक टी शर्ट बनवाई थी, तो हमने क्या किया, हमने उनको टी शर्ट दी, लोगो सॉफ्ट कॉपी में भेजा कि भैया इसको अच्छे से, इस लोगो को इस पर हमें पेस्ट करके दो। दैट मीन्स ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने मटेरियल सप्लाई किया है, क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैंने लोगो दिया, उसने लोगो मैन्युफैक्चर तो किया ही है, लोगो तो मैन्युफैक्चर किया ही है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट, मैंने एक टी शर्ट दी ब्लैक कलर की, प्योर ब्लैक, क्लीन ब्लैक, उसको दी कि भैया इस पर मुझे प्रिंट करके दो, और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, मैंने बोला था भैया यहां पर देना, इधर मत देना, इधर छाप के देना, मेरी रिक्वायरमेंट थी। यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम कस्टमर, मैंने ब्लैक टी शर्ट उनको दी थी, तो भी आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस काटना पड़ेगा। नो टीडीएस, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर गुड्स कैरेज के केस में, ये बोला था ना यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो इस केस में अगर 10 से कम गाड़ियां हैं तो टीडीएस मत काटना। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन ए बिजनेस, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर in a business of leasing and hiring goods carriage, not owning more than 10 trucks at any time, who furnish the pen to pair, उसने अपना पैन कार्ड भी दे दिया, उसके पास 10 से ज्यादा कभी व्हीकल हुए ही नहीं पूरे साल में किसी भी टाइम पर, तो उस केस में आप टीडीएस मत काटना, लिमिट नहीं लगेंगी यहाँ पर। ट्रक वाले केस में लिमिट नहीं है, ट्रकों की लिमिट है, मतलब ये तो ऑब्वियसली रहेंगी, ये लेंगे, एडिशनल एक लिमिट और लग जाएगी ट्रकों की। सर एक बार बता दो, मान लो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो 60,000 की, लेकिन उसके पास तो 2 ही ट्रक है, टीडीएस नहीं कटेगा। बात समझ आई?
Payment to contractor in a business of leasing and hiring goods carriage not owning more than 10 trucks at any time and who furnish the pen to payer. मैं उससे पैन कार्ड जरूर लूंगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जब भी ट्रकों की बात हो तो हमेशा याद रखा करो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है ये इंडस्ट्री। अब इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है तो फिर इनको थोड़ी बहुत छूट देना जरूरी है, थोड़ी बहुत छूट देना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर, बाकी आप लोग एक बार खुद से देख लेंगे। ये एक थर्ड पॉइंट मैं बता देता हूं क्या कहना चाहता है कवि कविता से। कवि कविता से ये कहना चाहता है, यार देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं कपिल शर्मा शो में गया, ठीक है ठीक है, मैं गया कपिल शर्मा शो में अपना क्लासेस प्रमोट कर पाने, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं सिंपल गया, मैंने कहा सर जाने के बाद सर ये मेरी क्लासें हैं, हमें ऐसे ऐसे इसको सेल आउट करना है, आप इसके अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम बना दीजिए। मैं गया, मैंने स्पेसिफिकेशन बता दी, मैंने सारी चीज़ें बता दी, उन्होंने उसके हिसाब से मुझे एक प्रोग्राम बनाकर दे दिया, दैट इज सर्विस। तो उसमें टीडीएस की बात आएगी। लेकिन लेकिन अगर बाई चांस मान लो, अगर बाई चांस मान लो, एक सेकंड होल्ड करना जी, मैं उनको कुछ कहता ही नहीं, उनके पास ऑलरेडी टैक्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ था, ऑलरेडी उन्होंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसमें कुछ उन्होंने ऑलरेडी शूट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, बस मुझे जाके बेच दिया, मैंने जाकर शूट करवाया, चेंजेस करवाए, सारा मेरे अकॉर्डिंग हुआ, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस आएगा। पढ़ो, अब पढ़ो इसको। इन केस ऑफ ए पेमेंट बाय ब्रॉडकास्टर टीवी चैनल्स टू प्रोडक्शन हाउस कपिल शर्मा शो for production of content program and content is produced as per specification given by the broadcaster telecaster, मैंने जो बोला वैसा उसने बनाया। कॉपीराइट ऑफ द कंटेंट प्रोग्राम ऑल्सो गेट ट्रांसफर टू द ब्रॉडकास्ट, कॉपीराइट भी मेरे पास है, मैंने बोला था भाई देख ये नई डिजाइन है, नया सब कुछ है, नया ईच एंड एवरीथिंग, नया कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने का तरीका, मेरे सारे कॉपीराइट मेरे पास में। सच कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C सब्जेक्ट टू टीडीएस। But if broadcaster telecaster acquire only broadcasting telecasting writing of the content already produced in the production, उन्होंने पहले से ही कोई प्रोग्राम कोई सीरियल बना रखा था कि कोई टैक्स की क्लास के लिए अगर कोई हमसे पे करवाना चाहेगा तो हमें ये दे देंगे उनको, तो फिर टीडीएस की बात नहीं आएगी। नो कॉन्ट्रैक्ट नॉट लायबल टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। बाकी क्या लगेगा बाकी बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए 194C नहीं लगेगा, फिलहाल के लिए 194C नहीं लगेगा इस पर। अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो सेक्शन लगेगा 195। एक एग्जांपल लिखो फटाफट। Mr. J paid the following amounts to Mr. RK। मैंने 15 अप्रैल को पेमेंट की, कितनी 28,000। मैंने 1 जून को पेमेंट की, कितनी 21,000। मैंने 15 अगस्त को पेमेंट की, कितनी 24,000। मैंने 23 सितंबर को पेमेंट की 18,000। मैंने 1 जनवरी को पेमेंट की
26,000 मैंने 15 मार्च को पेमेंट की, कितना 14,000। तो मुझे इस केस में बताओ क्या टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा। कैलकुलेट टीडीएस अमाउंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टीडीएस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टीडीएस। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टीडीएस। आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करेंगे 2 मिनट लगा के, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। रोई ना मैनू याद कर। हाँ जी, हो गया, हो गया होगा, होप सो। लेकिन आपने जो भी किया होगा उसकी प्रेजेंटेशन अलग होगी मेरे वाले की प्रेजेंटेशन से। आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? आंसर एज पर सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, if payment is made to a resident, if payment made to a resident individual exceed the single transaction amount rupees 30,000 and multiple transaction, या फिर और मल्टीपल ट्रांजेक्शन, एंड लिखेंगे और लिखें और एग्रीगेट पेमेंट exceed rupees 1 lakh, then SSC has to deduct TDS at the rate 1%. In the above case, aggregate payment exceed rupees 1 lakh,
इन द अबव केस एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड ₹1 लाख इन टोटल, या इन टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, then TDS amount will be as under। कितनी हो गई जी, टोटल कितना हो गया इन सब का, एक बार उतारने वाले उतार लो फटाफट, उतारने वाले बच्चे फटाफट उतार लो। सर ये हो गया 28,000, 21,000, 24,000, 18,000, 26,000, 14,000, 1,31,000। 1,31,000 का 1%, 2 जीरो हटा दो पीछे से, 2 जीरो हटा दो पीछे से, फटाफट करो। ठीक है, ठीक है। नया सेक्शन 194C के बाद H, कमीशन। अगर आप किसी को कमीशन एंड ब्रोकरेज की पेमेंट कर रहे हो, आप किसकी पेमेंट कर रहे हो, कमीशन एंड ब्रोकरेज की पेमेंट। अब कमीशन एंड ब्रोकरेज की पेमेंट आप करोगे कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है। 194C के बाद सर सीधा H आ जाता है, मैं स्पेसिफाइड पर्सन जिन जिन सेक्शन में उन्होंने बोला हुआ है, क्योंकि बच्चा बाद में हो जाता कंफ्यूज, किसमें डिडक्टर कौन था, टैक्स ऑडिट वाला कहाँ कहाँ पर था, पता ही नहीं चल रहा। कंफ्यूज होने से अच्छा है कि उन सबको एक साथ पढ़ो। बात समझ आई जी सर। आओ 194H सेक्शन 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज। अगर आप किसी को भी कमीशन एंड ब्रोकरेज की पेमेंट करते हो तो पेयर कौन होगा, सेम वही इंडिविजुअल एचएफ के केस में टैक्स ऑडिट वाला, अदर के केस में स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर गया तो आपको टीडीएस काटना है। कितनी पेमेंट से एक्सीड, पिछले वाले में थी 30,000 1 लाख, इस वाले में है 15,000 की पेमेंट। अगर आपने 15,000 की पेमेंट की एज ए कमीशन किसी को पे किया या एज ए ब्रोकरेज किसी को पे की, शेयर मार्केट में ब्रोकरेज पे की जाती है, हाँ सर। अगर आपने 15,000 से ऊपर की पेमेंट कर दी एज ए ब्रोकरेज या एज ए कमीशन किसी को, कमीशन एजेंट होते हैं बहुत से, सेल परचेज करवाने में, माल खरीदवाने बिकवाने में, दो पार्टियों को मिलाने में कमीशन दिया जाता है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने। अगर कोई भी पेमेंट आप कमीशन की कर रहे हैं और वो 15,000 पर एनम से ज्यादा है तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। पिछले वाले में कितना परसेंट था सर, 1% एंड 2%। 1% इंडिविजुअल के लिए, अदर देन इंडिविजुअल के लिए
2%। यहाँ पर एक फिक्स रेट है 5% का। लिमिट पता है जी सर। चलिए आइए आइए जल्दी आइए। कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज डिडक्टर कौन होगा जी? ऑल पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल एचएफ। इंडिविजुअल एचएफ के केस में अगर आपका ऑडिट हुआ है तो मैंने पहले ही सबसे पहले ये लाइन लिखवा दी थी, रेट आप क्या लेंगे? 5% का आप रेट लेकर चलेंगे, लेकिन 15,000 से नीचे नीचे तक आप छूट रखेंगे। 15,000 या उससे नीचे तक आप छूट रखेंगे। नो टीडीएस अगर आप इंश्योरेंस कमीशन किसी को पे कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक ब्रोकर को कमीशन पे कर रहे हैं, अगर आप कमीशन बाय बीएसएनएल एमटीएनएल टू पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी, आपने कई बार कई जगह देखा होगा रिक्शा में कई बार एमटीएनएल बीएसएनएल के फोन लगे रहते हैं। या एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी वैष्णो देवी गए हो, सर माता ने बुलाया ही नहीं है, या फिर बहुतों को बुलाया हो, जब वैष्णो देवी जाते हैं चढ़ाई करते हैं माता रानी के उस पहाड़ की, हम चढ़कर जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम भैरव बाबा पर ऊपर जाते हैं। जी सर, जैसे ही हम भैरव बाबा पर जाते हैं तो भैरव बाबा के मंदिर के जस्ट सामने, दैट मीन्स यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है तो हम ऐसे जाते हैं इधर से, तो इधर से जाते हैं तो टक्कर में बिल्कुल सामने यहाँ पर पीसीओ है एमटीएनएल बीएसएनएल का, तो उनको वो लोग पब्लिक कॉल ऑफिस है उनके एमटीएनएल बीएसएनएल की, उनको अगर वो कमीशन देते हैं नो टीडीएस। ठीक है, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज वाला कमीशन वो अलग आएगा, वो 194J में कवर होता है। ठीक है, बोलिए, बस इतना ही था, सेक्शन खत्म हो गया। सेक्शन ने अपने दम तोड़ दिया। शेयर्स स्टॉक ब्रोकरेज पर नहीं देना, कमोडिटी पर 194H लग जाएगा, अदर ट्रांजैक्शन पर 194H लग जाएगा। इसमें एक बात लिख लो, यहाँ पर 2 लाइनें हैं तो यहाँ पर एक बात लिखवा देता हूँ। इफ पेमेंट इज मेड, इफ पेमेंट इज मेड या फिर कमीशन इज मेड, सॉरी इसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, इफ कमीशन इज पेड फॉर पर्सनल पर्पज, अगर पर्सनल पर्पज का कमीशन है तो नॉट कवर्ड हेयर, कवर्ड अंडर सेक्शन 194M, वो 194M सेक्शन में कवर होगा। अगर आप कमीशन पे कर रहे हैं किस बात के लिए, अगर आप कमीशन पे कर रहे हैं पर्सनल पर्पज के लिए, जैसे मान लीजिए आप की बहन की शादी है, आपके भाई की शादी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपने सीधा कमीशन एजेंट को हायर किया, इधर आवे, बहन की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, बता कितना कमीशन लेगा, बढ़िया से बढ़िया, ये चीज़ अरेंज कर, वो चीज़ अरेंज कर, वो कर वो कर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कमीशन। कॉन्ट्रैक्ट होता तो फिर 194C चला जाता। अगर वो कमीशन पे कर रहा है, पर्सनल नेचर का खर्चा है, पर्सनल नेचर का खर्चा है तो आप 194M लगाओ, ये मत लगाओ, 194H मत लगाओ, 194H ना लगाओ। बोलिए, सेक्शन क्लियर हुआ? जी सर। इसके बाद एक सेक्शन है मेरा 194I, छोटा सा सेक्शन है, बहुत प्यारा सा सेक्शन है, जितना स्क्रीन पर है सिर्फ इतना ही। अगर आप किसी को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। यस सर। रेंट में क्या क्या आ सकता है सर? हाउस प्रॉपर्टी का भी रेंट आ सकता है, करेक्ट सर। मशीनरी रेंट पर ले रखी उसका भी आ सकता है, करेक्ट सर। फर्नीचर फिक्चर ले रखा है उसका भी आ सकता है, हाँ सर। तो रेंट तो किसी का भी हो सकता है। जब आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं और एक स्पेसिफाइड लिमिट 2,40,000 से ज़्यादा की पेमेंट, अलग अलग बार करके बताऊंगा,
तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा रेंट पेमेंट पर भी, क्योंकि अगले वाले की हो गई इनकम, अगले वाले को इस रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी घर में रहता हूँ या मैंने कोई मशीनरी रेंट पर ले रखी, मैं अगले वाले को पेमेंट कर रहा हूँ रेंट के लिए, मान लो ये सिस्टम जो सामने रखे हैं सारे रेंट पे है, तो फिर क्या होगा, इनकी पेमेंट करनी पड़ती है। जब इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पेमेंट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर गई तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। आइए आइए, डिडक्टर कौन है, सेम वही 194 आई में भी वही चलेगा, स्पेसिफाइड पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स ऑडिट। पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन ओनली, खास ध्यान रखना, रेजिडेंट पर्सन ओनली। पेमेंट किसकी कर रहे हो, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर इक्विपमेंट्स। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स की पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2% पर टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए रेंट पे कर रहे हो तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर अदर्स के केस में 10% पर टीडीएस काटना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड म्युनिसिपल टैक्सेस। आपको टीडीएस नहीं काटना अगर एग्रीगेट ऑफ रेंट पेड क्रेडिट आप 2,40,000 से कम की पेमेंट कर रहे हो, और ये 2,40,000 ईच को ओनर के लिए एप्लीकेबल है, फॉर ईच को ओनर इन केस ऑफ ए को ओन्ड प्रॉपर्टी। को ओन्ड प्रॉपर्टी है, मान लो मैं किसी को रेंट दे रहा हूं, वो को ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो हर एक के लिए 240 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और अगर आप रेंट पे कर रहे हो गवर्नमेंट को या आरईआईटी को, तो भी उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना। फटाफट 2 मिनट लगा के ऑब्जर्व करो इसको, 2 मिनट लगा के दिमाग में बिठाओ इसको। एडवांस रेंट पर भी टीडीएस कटेगा, यस। यस कटेगा, अगर आपने एडवांस रेंट पे किया है कटेगा। अगर आपने डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल दे रखा है, डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है, यस टीडीएस टीडीएस कटेगा। रिफंडेबल है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर नॉन रिफंडेबल है तो टीडीएस कटेगा। डिपॉजिट मतलब कई बार आप जैसे घर वगैरह लिया, प्लांट मशीनरी ली, फर्नीचर फिक्चर लिया, तो वो कहते हैं यार कहीं तुम इसमें कुछ तोड़ फोड़ ना कर दो, इसके लिए हम आपसे सिक्योरिटी मनी ले रहे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी। तो वो कहते हैं इतना अमाउंट 2 महीने का रेंट एडवांस में दे दो डिपॉजिट के तौर पर। तो अगर वो डिपॉजिट रिफंडेबल है कि भैया जब तुम हमें मशीन वापस करोगे, जब हमें प्रॉपर्टी वापस करोगे, लैंड बिल्डिंग, उस केस पर हम आपका ये जो एडवांस है, जो सिक्योरिटी है, जो डिपॉजिट अमाउंट है, ये वापस दे देंगे, तो फिर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो नॉन रिफंडेबल, एक तरह का रेंट हो गया ना, फिर तो नॉन रिफंडेबल है, तो भैया हम ये सिक्योरिटी वापस नहीं देते किसी को, फिर तो भाई टीडीएस काटना पड़ेगा। यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन दैट, you have to deduct TDS on that. अगर आप होटल अकोमोडेशन रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, एक पॉइंट और लिख लेना, होटल अकोमोडेशन रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर बुक कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, यस टीडीएस। होटल अकोमोडेशन बुक कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, कैसे, कंपनी ने पूरा का पूरा एक होटल बुक कर लिया कि जब भी कोई भी मेरे
कंपनी से रिलेटेड मीटिंग होगी, कोई आएगा, कोई बाहर से आएगा, तो यहीं रुकेगा। पूरा एक होटल बुक कर लिया रेगुलर बेसिस पर, तो टीडीएस कटेगा। बोलिए बोलिए। ये तो था किसके लिए, ये जो रेंट था वो बिजनेस पर्पज के लिए था। ये है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए। पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल एक्चुअल 194 IB। अगर आप किसी को 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो तो आपको 5% पर टीडीएस काटना पड़ेगा। 5% पर 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो। लैंड बिल्डिंग के लिए सर, लैंड बिल्डिंग की बात कर रहा है। $50,000 से ज़्यादा की पेमेंट तो 5% पर 194 IB में पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस टीडीएस डिडक्टर पेयर कौन होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ। इफ लास्ट ईयर, सर यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा, अदर एसएससी नहीं लिखा। अरे पर्सनल पर्पस बोला ना यार, इंडिविजुअल एचयूएफ ही तो पर्सनल पर्पस यूज कर सकती है। कंपनी पर्सनल पर्पस के लिए क्यों, क्या यूज करेगी, क्या रखेगी उसमें कंपनी पर्सनल पर्पस के लिए? उसके बुआ का, मामा का, फूफा का लड़का है क्या कंपनी का कोई, वो क्या पर्सनल यूज करेगी? पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, क्या यूज करेंगे पर्सनल? इंडिविजुअल एचयूएफ ही तो पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो 50,000 से ज्यादा की पेमेंट करने पर यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% फॉर लैंड बिल्डिंग और बोथ, फॉर लैंड बिल्डिंग और बोथ, फॉर लैंड बिल्डिंग और बोथ। ये एक बार घर से रीड आउट करना, ये होमवर्क है आज आपका, घर से रीड आउट करना है आपको ये वाला पार्ट। एक छोटा सा सेक्शन, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। अगर आप किसी को कोई फीस पे कर रहे हो, फीस का मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फीस कर रहे हो। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रोफेशनल, मैंने किसी को बिल रेज किया, वो मुझे पेमेंट कर रहा है, वो मुझे पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में अगर वो पेमेंट 30,000 से ज़्यादा की होगी तो टीडीएस काटवाना पड़ेगा। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मुझे बिलिंग करता है, साल में उसकी बिलिंग करीबन 3-4 लाख रुपए की हो जाती है, तो वो मेरा टीडीएस काटता ही काटता है 194J में, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी इनकम होगी, सामने वाला टीडीएस काटेगा, तभी वो अपनी बुक्स में खर्चा क्लेम कर सकता है। तो डिडक्टर कौन होगा, सेम वही, क्योंकि हम स्पेसिफाइड पर्सन के लिए डिडक्टर पढ़ रहे हैं। डिडक्टर कौन होगा, ऑल पर्संस, इंडिविजुअल एचएफ के लिए जिसका टैक्स ऑडिट हुआ है। पेई कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन, रेट 10% पर कटेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर जीएसटी की फिगर एक्सक्लूड हुई तो एक्सक्लूड करेंगे ही करेंगे। इफ पेई इज एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर्स तो टीडीएस कटेगा 2% पर। टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी, रॉयल्टी होगी आपकी फॉर फिल्म्स, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, तो उस केस में टीडीएस कटेगा 2% पर। दैट मीन्स अगर आपका कॉल सेंटर का बिजनेस हुआ, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स हुई, टेक्निकल सर्विस हुई, कॉल सेंटर, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स और टेक्निकल सर्विसेज, तीन के केस में 2% का टीडीएस कटेगा।
अदरवाइज 10% का टीडीएस कटेगा ही कटेगा। टीडीएस आप नहीं काटेंगे अगर ये पर्सनल पर्पज के लिए पेमेंट हुई, तो ऑब्वियसली पर्सनल पर्पज में तो 194M लगता है, ये नहीं। 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल है। ये भी ध्यान रखना कि डायरेक्टर सिटिंग फीस पर हमेशा टीडीएस करता, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, नो एग्जम्पशन लिमिट इज अवेलेबल। डायरेक्टर सिटिंग फीस का 1 रुपया भी पे हो गया तो टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। 2% सिर्फ 3 वाले केस में लगता है, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, कॉल सेंटर, और तीसरा है मेरा टेक्निकल सर्विसेज, तो उसके लिए 2% का टीडीएस कटेगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस के लिए 10% कटेगा, और चाहे 1 रुपया भी डायरेक्टर सिटिंग फीस पे हुई तो भी टीडीएस कटेगा ही कटेगा। पेमेंट प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विसेज, एनी रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस वगैरह, ये ऐसी पेमेंट्स हैं जो 194J में कवर होके चलती। प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज का क्या मतलब है? टेक्निकल सर्विसेज का मतलब आपने किसी से टेक्निकल कंसल्टेंसी ली, मेट्रो बनाने के लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी ली, किसी सीएफओ से टेक्निकल कंसल्टेंसी ली, किसी कंपनी के फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, फंड रेज करने के लिए, ये होती है टेक्निकल कंसल्टेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्रो, बल्कि इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन नोटिफाइड प्रोफेशन है इसमें? नोटिफाइड प्रोफेशन, स्पोर्ट्स पर्सन भी इसी सेक्शन में आता है, एम्पायर, रेफरी, कोच, ट्रेनर, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर्स, स्पोर्ट कॉलमनिस्ट। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है उसने। स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, जो अखबार में आप स्पोर्ट्स के कॉलम देखते हैं, नीचे छोटा छोटा कार्टून पिक्चर्स आ जाती हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ये भी 194J में कवर होंगे। मोटा मोटी सारे खेल से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे 194J में कवर होते हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या कहता है? कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो मैनेजरियल सर्विस के लिए, टेक्निकल सर्विस के लिए, कंसल्टेंसी सर्विस के लिए, प्रोविजन फॉर सर्विस, टेक्निकल, अदर पर्सनल। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सेक्शन था आपका 194J। 194J सेक्शन था, इसका एक दो एग्जांपल देखें। हाँ सर, एक दो एग्जांपल करवा दो सर। चलो लिखो, लिखे जो खत तुझे, 194J के एग्जांपल लिखो। राव paid the following amount to couple. April, June, अगस्त में, सितंबर में। अब मुझे बताओ क्या टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? सर हर पेमेंट मेरी 10,000, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000 से कम है, 30,000 से कम है, 30,000 से कम है, तो सर टीडीएस नहीं कटेगा, ऐसा नो। आपको पूरे साल में एग्रीगेट चेक करना है। सर 10 + 10 20 + 25, 30,000 यहाँ पर हुआ, तो जैसे ही यहाँ पर हुआ आप यहीं पर टीडीएस काट लें। सर केवल 20,000 का टीडीएस काटूं या पूरे पर काटूं? पूरे पर काटे। सर पहले तो पेमेंट हो चुकी होंगी, कैसे काटूंगा? इसमें से वो फिगर में से काट लेंगे। देखो लिखो, लिखो एग्रीगेट पेमेंट कितनी हुई? कितनी हुई जी? 20 और 20 40 और 5 45, 45,000 की एग्रीगेट पेमेंट हुई। कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? सर 10% का रेट था, कितना हो गया? 4500 हो गया। अब सितंबर मंथ में नेट पेमेंट कितनी होगी? सितंबर मंथ में नेट पेमेंट होगी
15,500, 20,000 माइनस 4500, 15,500 की पेमेंट होगी। और 7 अक्टूबर तक आपको कितना जमा कराना है? 4500 TDS टू गवर्नमेंट। 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक। सर पहले अप्रैल में पे हुए थे 10,000, फिर जून में, हाँ पीछे तक का उसको बोल देना भाई सारी अमाउंट पर कटेगा एग्रीगेट पर 10%। 45, 10, 10, 20 और 20 40 और 5 45, 45 का 10% 4500 सर। तो 20,000 में से 4500 काट लो, सितंबर में उसको नेट पेमेंट कर दो 15,500 की, और अगले महीने की 7 अक्टूबर को 4500 दे दो सरकार को। टोटल पेमेंट कितनी की? 15,500 प्लस 4500। इस बंदे के जेब से तो निकलने ही 20,000 थे, वो 20 ही निकले। बस कुछ सरकार को दे दिया और कुछ जिसका हक था उस पर उसी को दे दिया। एग्जाम्पल एक और देखो, मान लो टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट है 22,000 एंड प्रोफेशनल के लिए पेमेंट है 25,000। क्या TDS कटेगा? TDS यस और नो? बस मुझे इतना बता दो, TDS यस और नो। एक ही साल में हुआ है, विद इन 1 ईयर, क्या TDS कटेगा? बोलो तारा रा, बोलो तारा रा। देयर विल बी नो TDS। क्यों? क्योंकि टेक्निकल सर्विस पर 2% का TDS लगता है, प्रोफेशनल सर्विस पर 10% का TDS लगता है। लिमिट अलग अलग एप्लीकेबल होगी, नो TDS। और वहीं पर अगर मैं पेमेंट कर देता टेक्निकल सर्विस की 28,000 और डायरेक्टर सिटिंग फीस तो TDS बताओ, तो TDS की फिगर बताओ। तो फिर कटता सर टेक्निकल सर्विस तो मेरी 2% पर होती है, और सर डायरेक्टर सिटिंग फीस मेरी कितने पर होती है? कितने पर होती है? बोलिए, बोलिए ना सर। 1 रुपए पर भी। तो TDS कितना लगेगा? 28,000 प्लस 10,000 में 38,000 का 10%, 10,000 का 10% या 28,000 का, सॉरी इसका 2%, इसका 10%, दोनों का 10%, इसका सिर्फ 2% या इसका 10%, कौन सा TDS लगेगा? जल्दी बताओ सर। TDS विल बी ओनली 1,000 रुपीज। सिर्फ इसका लगेगा, उसका TDS नहीं लगेगा, क्योंकि TDS रेट अलग अलग हैं, लिमिट अलग अलग है। TDS के रेट अलग अलग हैं, लिमिट्स अलग अलग हैं। बात समझ आए कि नहीं आए? सर आए ना? ये वाले दो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन। पूछना हो तो ये पूछ लो, बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। बच्चा क्या सोचेगा? सर 22 प्लस 25 टोटल 30,000 से ऊपर लगाओ TDS। अरे नहीं मूर्खो, ये टेक्निकल है, ये प्रोफेशनल है, ये 2% है, ये 10% है, कैसे लगा दोगे?
ये टेक्निकल है, ये डायरेक्टर सेटिंग फीस है, लेकिन डायरेक्टर सेटिंग फीस 1 रुपया से भी टीडीएस शुरू हो जाता है। टीडीएस लगेगा सिर्फ डायरेक्टर पर, टेक्निकल पर नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में वीडियो के। हाँ, एक और पार्ट लेंगे इसी क्लास का, सेकंड पार्ट, सेकंड के लिए वेट करते हैं। थैंक यू।